ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंटर्स दिए हैं, इन पॉइंटर्स के बेसिस पर अब हम लोगों को ये जो है समीक्षा करनी है। और अब इसकी जो फैसिलिटेशन का काम जो है वो आप लोगों को भी करना है। तो ये एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है कि एक, जैसे ये प्रश्न है कि एक निर्देशांक तल में दो अक्ष x और y अक्ष होते हैं, ये दोनों अक्ष एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो ये आपको जो है इसके ऊपर में अपने जो है वो जो पॉइंटर्स ऊपर में दिए गए हैं उनके ऊपर में अपने को बातचीत इसमें करनी है सर। जैसे थोड़ा सा ये फोर्थ वाले को देख लीजिएगा, एक्स वाई जहां पर लिखा हुआ है वो एक्चुअली एक्स वाई है वो। तो अब इसमें क्या, किस प्रकार की अपनी समीक्षा हो सकती है सर, अगर हम लोग ने जो पॉइंटर्स ऊपर दिए हैं या पॉइंटर्स के अलावा जो अच्छे प्रश्नों की जो विशेषताओं की हम लोगों ने बात की है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हम लोग क्या कहेंगे, किस क्या इसकी समीक्षा हम लोग लिखेंगे। सर इस प्रश्न में तो अच्छा सर, सब कुछ ठीक है, बस ये है कि जो अपन गणितीय रूप में ये सकारात्मक भाषा के उसमें देखें तो सकारात्मक न लिख के धनात्मक लिखना चाहिए। धनात्मक है सर, वो धनात्मक है, बिल्कुल वो धनात्मक है। मतलब अगर इसको धनात्मक अगर कर दिया जाए तो भाषाई रूप से ये सही है सर। और सर जी ये तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, या जी एक्स वगैरह जी लिखे तो, क्योंकि एक्स को भी एक्स और वाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हाँ जब एक्स और वाई वो एक्स और वाई ही है सर। मैं वही कह रहा हूं कि जो एक्स वाई लिखा हुआ है वो एक्चुअल में एक्स वाई जैसे ऊपर में लिखा हुआ है ना, वो वही है सर, वो एक्स और वाई ही होगा वहां पर। अच्छा सर, अपन और जो डिस्कस कर रहे हैं वही 9th और 11th से रिलेटेड कर रहे हैं, या फिर इसमें कुछ अपन को क्लास का भी है, जैसे अपन जो अभी तो सर डेफिनेटली हम लोग जो 9th और 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं सर। तो अगर देखिए जो चौथा ऑप्शन जो है, चौथे ऑप्शन में एक्स वाई की जगह एक्चुअल में एक्स वाई लिखा है और जो सकारात्मक की जगह धनात्मक संख्याएं लिखी हैं, तो उस परिस्थिति में ये जो प्रश्न है भाषाई रूप से उचित है सर। हाँ सर, फिर तो सही है वैसे, है ना, भाषाई रूप से ये उचित है। दूसरा, अगर हम लोग कंसेप्ट की एक जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जिस कंसेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि हमारे जो कक्षा के अनुरूप है। अब सर इसमें अपन टेस्ट क्या करना चाह रहे हैं, ये तो इसमें अपने क्वेश्चन टाइप का है, लेकिन इसमें अब ये क्वेश्चन में ये नहीं लिखा अभी हाल फिलहाल, जब ये अपन रिव्यू कर रहे हैं कि ये इस क्वेश्चन के हिसाब से हम स्टूडेंट में किस चीज की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। अब इसमें जैसे दिया गया है सर कि दोनों अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसके निर्देशांक पूछा गया है सर, उससे बच्चे से एक प्रश्न के अंदर में। और इसको अगर हम लोग प्रश्नों को देखें, निर्देशांक तल की जहां पर बात की जा रही है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। और उसमें जो है जिस जगहों पर एक्स और वाई एक्सिस कट कर रहे हैं उनके निर्देशांक को पूछने की बात हो रही है सर यहाँ। सर इसमें जहाँ धनात्मक संख्याएं, जहाँ वाई धनात्मक संख्या, ये लिखना प्रश्न में आवश्यक है क्या? अपन हटा भी सकते। सर हटाने में तो ये है कि यदि एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो फिर दूसरा वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0 हो गई तो तीसरा वाला भी सही हो जाएगा, फिर मतलब वो सदैव वाली बात हो जाएगी कि सदैव टाइप का, क्योंकि यदि एक कंडीशन में थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है यदि बाय 0 हो गया,
एक तो इसका मतलब है कि एक कंडीशन में सही तो हो रहा है, फिर वो सदैव या तो फिर कुछ इस प्रकार का करना पड़ेगा। और बाय धनात्मक है तो धनात्मक है, इसका मतलब उसमें फिर जीरो शामिल नहीं होगा, जीरो शामिल नहीं होगा तो फिर वो पहला ऑप्शन एक पर्टिकुलर हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा एक वो अलग तरीके के ऑप्शन में चला जाएगा। हेलो, अब इसमें बल्कि एक्स वाई शून्येतर संख्याएं लिख देते तो ज्यादा और सटीक हो जाता, क्योंकि इसमें निगेटिव भी तो हो सकते हैं, तो एक्स वाई शून्येतर लिख देते हैं। हाँ, ऐसा भी उसमें हो सकता है कि एक्स और वाई ये शून्येतर संख्याएं हैं, तो ऐसा हो सकता था। बच्चे समझ जाएंगे सर, भी हो सकता है तो थोड़ा और बच्चे समझ जाएंगे सर, शून्येतर जो शब्द है वो समझ जाएंगे। अभी पढ़ाते वक्त तो अपन लोग बताते हैं कि नॉन जीरो जीरो नहीं है उसको शून्येतर बोलते हैं। जी 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 जी, इतना तो पढ़ाते वक्त बताते हैं, तो क्योंकि इसमें निगेटिव शब्द नहीं आया है तो ज्यादा अवधारणा क्लियर होगी। जी 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 ठीक है। तो वो जो चीज वो जो आप कह रहे हैं, हाँ ठीक है, तो वो क्या ऊपर में प्रश्न का ही हिस्सा रहेगा या ऑप्शन में ही रहेगा कि किस तरीके से आप? ऑप्शन में सर, ऑप्शन में ही रहेगा ना सर, यहाँ पर नीचे में ऑप्शन में जहाँ पर धनात्मक एक्स धनात्मक वाई धनात्मक एक्स और वाई दोनों धनात्मक जहाँ लिखा है जी जी वहां पर शून्येतर लिख दिया जाए तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि निगेटिव निर्देशांक भी हो सकते हैं जी। तो ज्यादा क्लियर होगा हमारे ख्याल से अवधारणा चेक करने के लिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि जो ऑप्शन है उनको हमको यहाँ पर ये एक ही अपना एक जो रिव्यू आ रहा है कि यहाँ पर ऑप्शंस को हमको दो नंबर और 3 नंबर का जो ऑप्शन है उसको अपने को उसमें सुधारने की जरूरत है कि धनात्मक की जगह शून्येतर संख्या लिखने की जरूरत है, नॉन जीरो बताने के लिए अपने को, है ना, नॉन जीरो जो है वो अपने को बताने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है सर। तो यही ऐसे ही हमको जो है थोड़ा सा क्रिटिकली देखना होगा कि किस तरीके से हम लोग इन प्रश्नों का रिव्यू करें और क्या पॉइंट्स रहें, तो वो चीजें जो है हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी। ठीक है सर, चलिए तो अगला देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मुझे लगता है कि अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं प्रतीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो सर लोगों ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं हम लोग वहां चलते हैं। सर इससे आगे जाना है? हाँ, इसके आगे नेक्स्ट जो सर लोगों ने जो बनाया है ना, अब एग्जांपल अपन ने तो देख ही लिया एक। हाँ, अब यहाँ से जो आप लोगों ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं सर, जैसे सुदर्शन सर के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लगे हैं और इसके बाद में और भी जो प्रश्न होंगे एक एक करके हम लोग थोड़ा उनका रिव्यू करना शुरू कर देते हैं सर, जिससे कि हम लोग जो है अपने पॉइंट्स और रख सकें। तो सुदर्शन सर। हाँ सर, ये आपके कुछ प्रश्न हैं? हाँ सर, तो अब इनकी समीक्षा करना है। हाँ सर, आप मतलब अब आपसे अनुरोध है कि इसका फैसिलिटेशन जो है वो आप स्टार्ट करें। एस सर। तो साथियों नमस्कार, और जैसा कि अभी निर्देश प्राप्त हुआ है कि आपको जो क्वेश्चंस जो क्रिएट किए हैं उन पर कुछ रिव्यू करना है और इस पर अपन को अपनी चर्चा करना है। तो चूंकि इससे पहले वाले सत्र में मैंने पहले कहा था, अब इसको दोबारा से मैं पुनः दोहराता हूँ कि अपने पास प्रश्न की समीक्षा की एक जो पीडीएफ अपन को मिली थी उसका प्रिंट आउट आप सभी लोगों ने निकाल लिया होगा और प्रिंट आउट सभी ने अपने अपने सामने रखा होगा। उन प्रिंट आउट की हेल्प से हमको अपना जो क्वेश्चन है उनका क्राइटेरिया चेक करना है कि हमारा सभी मानकों पर वो प्रश्न खरा उतरता है या उसमें कुछ कमी है, उस पर अपन को चर्चा करेंगे। तो सर ये सामने एक स्लाइड आपको दिख रही होगी, टॉपिक है त्रिभुजों का क्षेत्रफल, स्केल अंडरस्टैंडिंग है,
कक्षा 9 का क्वेश्चन टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, प्रश्न परीक्षण करता है कि छात्र त्रिभुज की अवधारणा और उसके क्षेत्रफल की समझ रखता है। और प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर में क्रमागत 3 पूर्णांकों द्वारा दी जाती हैं, तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से 4 हैं, इस पर आप जरा अपने अपने विचार रखें सर सभी लोग। साहू सर, अनूप सर, विसेन सर और अपना जितेंद्र सर, आप जरा उसमें थोड़ा सा ये जो प्रश्न में लिखा गया है लंबाइयां क्रमागत 3 पूर्णांकों द्वारा दी जाती हैं, तो चूंकि लंबाइयां हैं तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांकों द्वारा होना चाहिए था। सर लंबाइयां तो हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए अपने पहले कह दिया कि चूंकि 3 पूर्णांकों द्वारा, क्योंकि अब वो लंबाई है तो अपन ऋण 3 तो हो भी नहीं सकती, तो हम कह सकते हैं कि 3 धनात्मक पूर्णांकों द्वारा तो अपन मान सकते हैं कि चलो धनात्मक वो करें, क्योंकि लंबाई है तो अंडरस्टूड वो धनात्मक पूर्णांक ही उसमें एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कल अपन ने चर्चा की थी कि समकोण त्रिभुज की भुजा x की वैल्यू 0 आ रही थी, तो चूंकि हम उसको अंडरस्टैंडिंग में मतलब समझ रहे थे कि चूंकि त्रिभुज की भुजा कभी शून्य नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि हमारा आंसर आने के बाद भी उसको हमने अमान्य कर दिया था। तो ऐसे ही है कि जो 3 पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक में चूंकि वो लंबाइयों से चर्चा चल रही है, तो ऋणात्मक पूर्णांक तो वो उसको अमान्य अपने आप ही करना पड़ेगा, क्योंकि लंबाइयों की चर्चा हो रही है। और यदि कहीं आप वो करते हैं तो उसको और क्लियर बनाने के लिए, क्योंकि यदि ये उसको डाउट में डालने के लिए अपने पूर्णांकों का वर्ड यूज कर भी सकते हैं, क्योंकि वो लंबाइयां हैं तो ऑलरेडी धनात्मक ही होंगी। और वैसे और अपने साथी क्या कहना चाहते हैं इस पे आप बताएं सर। और बताएं गुप्ता जी, मैं कहना चाहूंगा गुप्ता जी, बोले जो लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां क्रमागत 3 पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, तो मान लो एक भाई क्रमागत 3 पूर्णांक तो वो लगातार संख्याएं हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल 3 4 5, ओके ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम एक संख्या को, अच्छा 3 4 5 भी, मतलब एक जो मैंने एग्जांपल लिया ये 3 4 5 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए मैं यदि 3 4 5 ही लूँ तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से उसका उत्तर 6 बन रहा है, 6 वर्ग इकाई, ठीक है ना। पर यदि संख्याओं को अपन x मान लें, एक को x+1 मान लें और अगला x+2 मान लें, ठीक है ना, तो फिर वही वर्ग समीकरण बनेगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। उसमें ये आंसर थोड़ा सा मतलब लेंदी हो रहा है, मतलब मैं ये एक आपसे मिनट, जैसे जी इसमें क्या है क्रमागत पूर्णांक है और इसके अलावा कोई और, जैसे 3 4 5 आपने बताया, 3 4 5 के अलावा त्रिभुज की और कोई भुजाएं लाइन से समकोण त्रिभुज में संभव है क्या? यदि हैं तो ये क्वेश्चन अपना फॉल्ट में जाएगा। और 3 4 5 हाँ सर, तो मतलब यदि अपन को और कोई मिलता है ऐसा तो ये अपना फॉल्ट में चला जाएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की और मेरे को और नंबर ऐसा क्रमागत में नहीं वो हुए। तो क्रमागत में 3 4 5 ही एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो उसमें चूंकि 5 कर्ण अपने आप ही हो जाएगा। और यदि कोई 3 4 5 क्रम से मिल जाती हैं तो फिर ये हमारा एरर में चला जाएगा सर। अपन एरर में क्यों चला जाएगा, अपन चेक करते हैं ना, भाई एक भुजा को अपन x मान लेते हैं, दूसरी को x+1 मान लेते हैं और कर्ण को अपन x+2 मान लेते हैं। तो अपन जब मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ सर, तो एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो रही है अपन को, x² - 2x = 3, यानी कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ सर, 2 मिनट लगेंगे। 3x² - 3x + x - 3 = 0, x - 3 सर आ रहा है सर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कोई भी एरर नहीं है। x का मान 0 और x का मान 3 आ रहा है, तो 0 को तो नेगलेक्ट करेंगे, कल जो आपने प्रश्न लिया था उसी प्रकार का है, x = 3 आएगा, तो उसका सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो 3 हो जाएगा, दूसरे नंबर का 4 हो जाएगा और कर्ण 5 आ रहा है। तो ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, 3 4 5 ही आ पाएगा, 3 4 5 ही आएगा। 3 4 हाँ
तो इसमें कुछ भी एरर नहीं है, इसका उत्तर डी होगा। और ये मुझे लगता है कि जो संज्ञानात्मक स्तर, कठिनाई के स्तर के जो पॉइंट दिए 12, उसमें से लगभग सारे पॉइंट कवर हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर। और जो अभी विशेन सर ने बताई कि यहाँ पर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखना चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि हमने पूर्णांक को जब x माना है, तो हमें वो तो x जो माना भाई, हो सकता है नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, पर हल करने पर वो उसके 0 या 3 मान आ रहा है। तो हमें यहाँ स्पेसिफिक करना कि धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से ये मैं जो समीक्षा कर रहा हूँ, ये मुझे प्रश्न में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं प्राप्त होती है। और यदि मार्किंग की बात की जाए तो मैं तो इसमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा गुप्ता जी। धन्यवाद सर। लेकिन मतलब फिर भी अपन को इसमें देखना है, क्योंकि सर ने अपन को आदेश दिया है कि क्वेश्चन चारों तरफ से परफेक्ट हो और इसमें कुछ कमी हो तो अपन उसमें सुधारेंगे। तो वो अच्छा एक चर्चा का विषय है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप नहीं, और बाकी कोई साथी अपना कोई इस पर विचार रखना चाहे तो बात अलग है। बाकी का मैं पूर्णतः इस प्रश्न से संतुष्ट हूँ और पसंद आया प्रश्न। हाँ, तो और साथी कोई अपना इसमें अपना विचार रखना चाहते हो तो बताएं। अच्छा है, स्वागत है आपका। और उसमें कुछ जो भी शंका, जैसे आपने सर ने कहा था कि धनात्मक पूर्णांक, वो भी मतलब उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा उनका वो है कि मतलब उन्होंने इस चीज में गौर किया, तो उससे अपना डिस्कशन हुआ। ऐसे कोई भी साथी हो तो इस क्वेश्चन के बारे में प्लीज और अपना रिव्यू रखें। जो स्किल है वो उसी स्किल में जाता है क्या, ये भी आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि अंडरस्टैंडिंग का ही है या इसका जो और स्तर कम या ज्यादा होना चाहिए, या इस प्रकार का ये सब पैरामीटर्स पर आप थोड़ा सा चेक करें। सर तो वैसे देखा जाए ना सर, इसमें द्विघात समीकरण जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका उपयोग समकोण त्रिभुज के मतलब पाइथागोरस प्रमेय में यूज हो रहा है। एक तरह से पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। तो ये वाइस वर्सा है, तो एक अवधारणा का उपयोग दूसरी अवधारणा में हो रहा है। तो यदि इस पॉइंट पर गौर किया जाए तो ये अनुप्रयोग यानी कि उसमें एप्लीकेशन में जा सकता है। मेरा पॉइंट अब ये आया सर। बाकी का दूसरे लोगों का क्या मत है? गुप्ता जी, ये सच में अच्छा पॉइंट है, इस पर अपन गौर कर लें कि अंडरस्टैंडिंग में रखना चाहिए इस प्रश्न को कि एप्लीकेशन में। हाँ, और बताएं अपने साथी किसमें जाना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हमने इस पर डिस्कस किया कि ये हमारे स्किल में जो है वो इसमें कम या ज्यादा कहाँ पर इसको रखना चाहिए, जिससे आगे से अपन इस पे थोड़ा सा इसको किस में रखेंगे तो अपना एक अपना माइंड का एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का एक तरीका नजरिया बदलेगा ना, तो फिर अपन आगे के जो क्वेश्चन बनाएंगे तो वो डायरेक्ट उसी स्किल पे अपन बना सकते हैं, और फिर उसको स्किल पहचानने में हमको प्रॉब्लम भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन इस पर डिस्कस कर लेंगे और हम चाहते हैं कि ये किस स्किल में जाएगा तो किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो सर बताएं इसको, तो फिर अपन इस पे कोई भी और साथी फिर इसको अपन सर से भी पूछते हैं कि किस उसमें जाएगा, तो थोड़ा सा अपन को पता चल जाएगा और अपन आगे बढ़ेंगे फिर जल्दी से, क्योंकि सर टाइमिंग का भी अपन को कहा है कि कम टाइमिंग का अपन को ध्यान देना है और अपने सभी साथियों के प्रश्नों को अपन को रिव्यू करना है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए, सभी साथियों के क्वेश्चन आज रिव्यू हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा भी सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रश्न पर हम जो स्किल पर थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि ये स्किल एक इतना इम्पोर्टेंट वो है कि इसमें हम लोगों को परफेक्ट होते जा रहे हैं, मतलब सीखते जा रहे हैं। परफेक्ट वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए, हम बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं और हमारी जो शंकाएं हैं वो क्लियर भी होती जा रही हैं। तो इसमें थोड़ी सी एक शंका पैदा ये हुई है कि ये अंडरस्टैंडिंग से मुझे एप्लीकेशन लग रहा है। तो फाइनली सबके मतलब मत जान ले और हम डिसाइड कर लें कि इसको किस स्किल में रखना है। मुझे एप्लीकेशन लगा, उसका मैंने तर्क बताया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पाइथागोरस प्रमेय दोनों ही का उपयोग किया जा रहा है। दो अलग अलग अवधारणाओं का मिक्स है इसमें। अनूप जी, आपका क्या मत है इसमें?
अब संजय सर से, हाँ सर, अनूप सर बोलें सर, स्वागत है। हाँ, इसमें मुझे तो अंडरस्टैंडिंग ही लग रहा है वो। इसमें जरूर दो अवधारणाओं का इस्तेमाल है, लेकिन अवधारणाएं बदल भी सकती हैं। जैसे अपन पाइथागोरस की जगह त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज है तो एक को आधार, एक को शीर्ष लंबाई को लेके, कर्ण को लंबी वाली को छोड़ के तब भी वर्ग समीकरण बनेगा और उसको हल करके कर सकते हैं। तो नॉर्मल में जो स्टूडेंट्स, हाँ सर, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये छात्र जिन अवधारणाओं को जानता है उसका प्रयोग करके, अपनी समझ का प्रयोग करके कर सकता है। एप्लीकेशन का तो मुझे नहीं लग रहा है। फिर भी और बाकी लोग जो स्टूडेंटों से अपन कहते हैं कि जी बताएं, अभी एक क्वेश्चन अपने साथी ने लिखा था कि कौन इनमें से कौन सी भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। एक अपना कल इस पर चर्चा हुई थी कि इसमें कुछ वो भुजाओं की लंबाइयां दी थी कि समकोण त्रिभुज की। तो जो 3, 4, 5 तो अधिकतर स्टूडेंट को जैसे थोड़ा सा पता रहता है कि 3, 4, 5 इसकी भुजाएं हैं, तो उसमें और पाइथागोरस थ्योरम इसमें 3, 4, 5 में लगती है। तो यदि 3, 4, 5 में करेगा तो वो एरिया आराम से जल्दी से निकाल जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट करके, फिर उसको ज्यादा सोचना नहीं है। एप्लीकेशन में अपन एक नए प्रकार की समस्या में जब हम अपनी जो अवधारणाएं हम जानते हैं उसको यदि हम कुछ एक अपरिचित समस्या के उसमें जो जानी हुई अवधारणाओं का इस्तेमाल करके हम कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, उन जगहों पे शायद एप्लीकेशन होना चाहिए। और ये तो मतलब समझ का ही, अंडरस्टैंडिंग का ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी लोग जो जैसा सर कक्षा 9 का जो बच्चा है, ये कक्षा 9 के लिए अपन बना रहे हैं, तो कक्षा 9 का बच्चा जो है वो वर्ग समीकरण हल कर लेगा सर? क्या सर? जो कक्षा 9 का बच्चा है सर, कक्षा 9 के लिए बना है ये, तो कक्षा 9 के बच्चे से अपन मतलब ये जो वर्ग समीकरण को हल करना, ये बच्चा कर लेगा ना? सर नहीं कर पाएंगे, बहुत स्पॉट की बात अलग है, बाकी नहीं कर पाएंगे। उसको वर्ग समीकरण की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो एक्स मानता है, एक्स मानना ना माने ना वो एक्स, वो तो समकोण त्रिभुज की वो 3 पूर्णांकों द्वारा दिया है, तो थोड़ा सा पूर्णांकों पे वो करे 3, 4, 5 या इसको ऐसा उसके हिसाब से, और फिर वो 1/2 बेस इनटू हाइट से करे। वो ठीक है सर। नहीं सर, वो मैं एक्चुअली में जो देवेंद्र सर ने कहा कि इसमें अगर x+1 और x+2 लेकर के अगर हम लोग उस पर काम करते हैं और x का मान निकालते हैं, तो वहां पर हमको एक वर्ग समीकरण को हल करना या उसको मिडिल टर्म को जो है स्प्लिट करके उसके रूट निकालने की बात वहां पर होगी। तो अगर वो काम अगर कर रहा है बच्चा, जो कि मुझे लग रहा है कि क्लास 9th में, क्या वो बच्चा ये कर पाएगा क्या? और अगर जो सुदर्शन सर जो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे में जो एक ये सोच है कि जो जिसको हम लोग ये कहते हैं क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, है ना सर? पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है, हाँ, पाइथागोरस त्रिक जिसको कहते हैं, वो इकलौती ऐसी त्रिक है 3, 4, 5 जो कि क्रमागत संख्याएं हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है जो क्रमागत संख्याएं होती हैं। ठीक है सर? तो अगर वो चीज का उपयोग करके यहाँ पर बच्चा इस प्रश्न को हल करने की अपन अपेक्षा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ही इसको हमको रखना चाहिए सर। ये मतलब मेरा ऐसा सोचना है सर इसमें।
सर, और वो साहू सर ने भी जो सही पॉइंट ऑफ व्यू बताया, लेकिन जब भी मैंने जिस समय में ये क्वेश्चन लिख रहा था, बना रहा था, तो उस समय तो वो 3 4 5 मतलब एक्स तो मेरे माइंड में आए नहीं, और मैं उसके हिसाब से 3 4 5 के हिसाब से क्वेश्चन को करके इसका एरिया कितना होगा तो 1.2 बेस इनटू हाइट इजी टाइप का ओके। और चूंकि वो सोचना पड़ रहा है उसको थोड़ा सा, इस चक्कर में उसको मैकेनिकल से अपग्रेड में डाल के अंडरस्टैंडिंग में डाल दिया, और वो क्वेश्चन जी मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तैयार हो गया। गुप्ता जी 9th क्लास में जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कौन से टॉपिक में इस्तेमाल की जाती है, मतलब ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। भाई पाइथागोरस थ्योरम एक तो भाई ज्योमेट्री में यूज होती है, और जब ज्योमेट्री में यूज हो रही है तो उसकी जो ऐसी एप्लीकेशंस है वो देखने को कम मिलती है। तो 9th क्लास में कौन से टॉपिक ऐसा है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है? सर पाइथागोरस थ्योरम तो मुझे लगता है कक्षा 8 में भी बच्चा उपयोग कर रहा है सर। जी वो तो कर रहा है सर जी। तो कक्षा 8 से पाइथागोरस थ्योरम तो बच्चा जान पा रहा है, और 9th क्लास में वो उसका यहाँ पर एक उपयोग कर पा रहा है, वो कक्षा 8 में देख रहा है। बट यही है कि जो अगर मुझे लग रहा है कि ये जो x+1 और x+2 वाला जो काम है वो 9th क्लास के बच्चा शायद इस चीज को शायद कोई एक्सेप्शनल बच्चा कर सकता है सर, मुझे लग रहा है, लेकिन शायद सब लोग उस तरीके से शायद ना सोच पाएंगे इस स्तर पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो जिस सोच से सुदर्शन सर ने ये जो प्रश्न बनाया है वो मुझे लग रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला जो पार्ट है सर, जो मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है इसका भी इंट्रोडक्शन क्लास 8 में किया जाता है एनसीईआरटी में सर, एनसीईआरटी में जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात है। पर चूंकि वो डायरेक्ट ऐसा प्रश्न नहीं है कि ये कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बताओ, ऐसा अगर सीधा सीधा प्रश्न होता तो ये हम लोगों का मैकेनिकल प्रश्न बन जाता। पर वहां यहाँ पर उसको किसी एक परिस्थिति में उसको यूज करने की अपन बात कर रहे हैं, तो ये तभी बच्चा कर पाएगा जब उस चीज की समझ उसमें विकसित होगी। तो ये मुझे लग रहा है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए ठीक है सर, क्लास 9 के स्तर पर। ठीक है सर। सर मेरा फिर से एक क्वेश्चन है सर, कि मैं आपको जो अंडरस्टैंडिंग वाला जो पॉइंट बताया उससे पूर्णतः सहमत हूँ। इसमें बस जी। एक कंडीशन हो गई कि बच्चे को पाइथागोरियन ट्रिपलेट ध्यान में आए उस समय, और वो इस कॉम्बिनेशन को देखे कि 3 4 5 ही उसको संतुष्ट कर रहा है। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ, और ये इस लिहाज से ये अंडरस्टैंडिंग में ही जा रहा है। और मेरा ये क्वेश्चन है आज कि 9th क्लास के कुछ अच्छे बच्चे जो ब्रिलियंट बच्चे होंगे जी। वो इसमें तीनों भुजाओं को, एक को x, दूसरी को x+1 और तीसरी को x+2 दे रहे हैं। जब जी। भुजाएं तीनों लिखी होती है तो वो पाइथागोरस प्रमेय भी लगाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के वो x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस x+1 का स्क्वायर भी लिख लेगा। जब वो a+b होल स्क्वायर का यूज करके आगे बढ़ेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच जाएगा और वहां वो अटक जाएगा। तो यदि इसे अप्रोच से करता है तो वो अच्छे बच्चे का कोई फॉल्ट तो नहीं है सर मेरा वाली। यदि सर अच्छा बच्चा है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसने पॉलिनोमियल तो पढ़ा है ना 9th में, तो पॉलिनोमियल के उसके वो जीरोज निकालेगा तो उसमें इसको 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा तो एक्स के हिसाब से वो करके मतलब स्टैंडर्ड जो इसका जो वो है वो भले ही एप्लीकेशन में चला जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन तो वो बना लेगा ना यदि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आप बता रहे हो तो। सर जी, साहू सर। साहू सर आपका माइक म्यूट है। तो आप जो है ना, आपने जैसा बोला कि वो बहुपद वाले कॉन्सेप्ट से, जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट से वो सोच सकता है, नहीं बिल्कुल निकाल सकता है। तो मेरा यही तो कहना है कि यदि बच्चा सिंपल जो उसने अवधारणाएं पढ़ रखी है, जो अभी एट प्रेजेंट 9th क्लास में है,
उनका ही तो यूज करके आगे बढ़ रहा है, तो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन में क्यों नहीं है? वो तो एक एक्सेप्शनल कंडीशन हो गई बहुत कम बच्चों के लिए कि उनको याद है 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। वो तो सर जिस क्वेश्चन में जैसे एक समकोण त्रिभुज जैसा वर्ड यूज हो गया तो सबसे पहले दिमाग पाइथागोरस पे ही जाता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, तो फिर वो दिमाग में जाता है कि चाहे वो पाइथागोरस नहीं लगे लेकिन 1 मिनट के लिए स्टार्टिंग में स्टूडेंट का दिमाग पाइथागोरस पे ही जाता है, क्योंकि वो इसमें समकोण त्रिभुज वाला वर्ड यूज हो रहा है। अब बात आते हैं 3 क्रमागत, तो 3 क्रमागत में तो फिर वो 3 4 5 के हिसाब से वो मतलब कर सकता है। तो मतलब इसमें तो आप मतलब उसमें जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए एप्लीकेशन बेस है, बिल्कुल सही, अपन एग्री करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जिसको अपन ने जो एक सिंपल बना रखा है, जो सिंपल भी में मैं सोच के चल रहा हूँ 1/2 बेस इनटू आए तो 3 4 5 उसके हिसाब से ये अंडरस्टैंडिंग है ये दोनों। हाँ सर चलो ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंडिंग में ही ले लेते हैं सर। क्या इस प्रश्न में हमें ये बदले सबसे बड़ी भुजा 5 दे सकते हैं क्या? अपन ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि जैसा भी अपनी बातें चल रही, चर्चा हो रही, उसमें कहीं तो भी ऐसा लग रहा है कि ये एक जो है क्रमागत रेखाएं जो ट्रिपलेट आना चाहिए, या तो ये हम कोर्स में इनको पढ़ाया जाए कि ये ट्रिपलेट ये वाला होता है, क्योंकि जनरली अभी तक हमने जो अनुभव किया है वो कक्षाओं में ये ट्रिपलेट नाम से नहीं पढ़ाया गया है कि ये ही 3 भुजाएं हैं जो मैक्सिमम इसमें समकोण त्रिभुज में निकलती हैं। ऐसा भी हमारे पढ़ाने में 2-3 साल के जो मैंने अनुभव किया उसमें ये शब्द नहीं आया, ना हम बच्चों तक ये पहुंचा पाए हैं कि यही 3 संख्याएं होती है जो एक ट्रिपलेट बनती है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, तो मैं चर्चा कर रहा क्या इसमें अपन एक ऐसा जोड़ सकते हैं क्या कि जिसकी सबसे बड़ी भुजा 5 होगी और 3 क्रमागत संख्या है जिसमें सबसे बड़ी भुजा 5, देन उसके बाद ये कर दे तो एकदम सही बन जाएगा हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न, और 9th लेके लेवल करेगा। इसमें फिर बच्चे को उधर नहीं जाना पड़ेगा कि उसको वर्ग समीकरण यूज करे। ये मेरा सोचना है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं कि प्रश्न अच्छा नहीं, प्रश्न बहुत बढ़िया बना है, प्रश्न में विचार भी हो रहा है। बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद मेरी पढ़ाने में भी भूल हो रही है कि मैं अपने बच्चों को ये ट्रिपलेट वाले जो आज बात निकली है, ये मैंने अभी तक पाइथागोरस थ्योरम में नहीं पढ़ाई बच्चों को कि पहला एक ट्रिपलेट होती है जिसमें ये 3 4 5 ही निकलता है, ये मैंने नहीं पढ़ाया है सर। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोग से कि मुझे ये पढ़ाना चाहिए अभी तक ये चीज। ये अपन ने नहीं पढ़ाया इसका। हेलो, मैं कुछ कहूँ सर? हेलो जी बोलिए सर। मेरा ये मानना है अपन लोग जो है ना 9 से लेकर 12 तक अधिकतर फोकस करते हैं अपने खुद के अनुभव और ज्ञान के स्तर को अपडेटेड रखने के लिए। मतलब मेरा एक सुझाव है जो कि मुझे अभी फील हो रहा है कि हम लोगों को है ना जो प्रीवियस क्लासेस का कंटेंट भी देखना चाहिए और हमें सर ऐसा लग रहा है पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ उसमें लग रहा है कि मैंने ये 6, 7, 8 में भी हाँ कम से कम उसकी जो विषय वस्तु है, कंटेंट हमें पता होना चाहिए, कौन कितने चैप्टर है क्या है। ये और पता, आज से जैसे मैंने अभी आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ सर क्योंकि मैं अपनी आत्मा से जान रहा हूँ कि मैंने ये वर्ड जो ट्रिपलेट आज देख रहा हूँ मैं, ये मालूम तो है लेकिन मैंने बच्चों के साथ शेयर नहीं किया सर कभी। ये इतने साल से मैं 9th की मैथ्स के लिए जब भी जा रहा हूँ बच्चों के पास में, लेकिन कभी बच्चों के साथ ये शेयर नहीं कर पाया सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को करना चाहिए ये शेयर, तब तो कहीं हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं ठीक है सर, इसमें ये सारी बातें अच्छी बात निकल के आ रही हैं। जो हमारे जो कक्षा में जो हमारी पढ़ाने के तरीके हैं, अगर उसमें भी बदलाव डालेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है सर इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं ये कक्षा 9 के स्तर पर। अब जैसे सर आप जैसे कह रहे थे कि अगर 5 अगर दे देते हैं यहाँ पर, एक सबसे बड़ी संख्या 5 अगर सबसे बड़ी भुजा 5 है, ऐसा अगर हम लोग दे देते हैं सर, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सीधा सीधा उनको बच्चों को ये पता ही चल जाएगा कि जो 3 क्रमागत संख्या मतलब 3 4 5 हो गई, ये आ जाएगी, वो चीज हिंट मिल जाएगा बहुत आसानी से। फिर बच्चे जो 9th क्लास के स्तर पे हैं वो शायद बहुत आसानी से कर लेंगे इस चीज को। हाँ ये कर लेंगे। हाँ, तो जो 3 4 5 वाली जो बात है सर, ये जो पाइथागोरस प्रमेय की जब बात बच्चे करते हैं, या जो थोड़ा सा उनको सोचने के लिए मौका मिलेगा सर, इसमें और कुछ नहीं है मुझे लगता है, और बच्चे कर पाएंगे इस चीज को। और अगर ऐसा कुछ लगता है सर, तो हम लोग जैसे आप लोग तो अभी क्लास ले भी रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, तो एक आध बार इसके ऊपर में एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कुछ आंकड़े हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं सर इसके ऊपर में, एक क्लास में एक बार कक्षा में दे करके, और देखते हैं बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो हम लोगों के पास में तो ये एक रिसर्च करने का तो ओपन मतलब प्लेटफॉर्म है हमारे पास में।
ये जो प्रश्न है, अगर आप कल कभी बच्चों के साथ में अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल में बच्चों के सामने में रख दीजिए कि चलो भाई इसको हम हल करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए बच्चों की क्या प्रतिक्रिया आती है सर, इसमें एक अच्छा रिस्पांस हो सकता है हम लोगों के लिए, जी, है ना सर। तो देखिए अगर इसको अगर करते हैं तो इसके ऊपर में कल ग्रुप में कुछ चर्चा कर लेंगे सर अपन। आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी देख सकते हैं, बच्चों ने क्या कहा इसके बारे में, किस प्रकार से उन्होंने हल किया। ठीक है सर, है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही रखते हैं। प्रतीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ सर, अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे दिख रहा है और वो टॉपिक को वास्तविक संख्याएं, ये अपना क्यू कोड यानी एलियस का जो क्वेश्चन उस पे था, वो चूंकि रिव्यू के लिए पढ़ा था तो रिव्यू नहीं हुआ था, तो मुझे कुछ आदेश मिला था कि जो क्वेश्चन अपने रिव्यू नहीं हुए हैं वो क्वेश्चन अपन इस वर्कशॉप में लेकर आए। तो जो क्वेश्चन नंबर 2314 क्यू कोड इसमें है क्वेश्चन कोड। तो इसमें टॉपिक वास्तविक संख्या है, उसमें सब टॉपिक वर्ग तथा वर्गमूल और स्केल अंडरस्टैंडिंग का जो क्वेश्चन है, टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। इस प्रश्न की सहायता से यह जान सकेंगे कि विद्यार्थी किसी वास्तविक संख्या के वर्गमूल की समझ रखते हैं। और क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में 0.4 का वर्गमूल होगा, और ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें भी क्या है, क्योंकि वर्गमूल का क्वेश्चन पहले भी एक वो था, वो √16 का वर्गमूल इसी प्रकार के इसमें रहता है, क्योंकि ये एक दो क्वेश्चन ये उसके स्टूडेंट की जो क्लास की जो बेसिक चीजों को पकड़ने के लिए कि ये 9th का स्टूडेंट जो इन चीजों की छोटी छोटी चीजों की समझ रखता है कि नहीं रखता, इस प्रकार की टेस्टिंग करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को थोड़ा सा जनरेट या बनाया गया है। तो सर इस पे अपनी अपने विचार रखें जरा और देखें कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का है, कैसा क्या है, क्या होना चाहिए, ये इसे मैं इस क्लास के स्टैंडर्ड का है भी कि नहीं है। तो सर इस पे अपने अपने विचार रखें सभी। सर कोई भी रख सकता है जल्दी से। इसमें सब कुछ चीजें तो हम लोग जो देख सकते हैं शुरुआत में, कि जैसे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना, और टॉपिक भी लिखा हुआ है, सब टॉपिक भी लिखा हुआ है। भाषाई स्तर पर अगर हम देखें तो क्या भाषाई स्तर पर कोई इसमें त्रुटि है, तो ये एकदम बेसिक चीजें हैं जो शुरू में हम लोग इमीडिएटली इसको देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जो है अपने जो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जो अवधारणा के ऊपर है या जो इसके विकल्प हैं, वो इस प्रकार के ये कुछ पॉइंटर्स को हम लोग जो है देख करके अपनी बात जो है रख सकते हैं सर, प्लीज। पता है सर, जितेंद्र सर, साहू सर, है ना, अनूप सर, बताएं जरा इसको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा अपना व्यू रखें। कोई भी हो, साहू सर बताएं सर। सर अब मैं तो लगभग हर प्रश्न में सर चर्चा कर ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अपने और भी साथी इसमें पार्टिसिपेट करें। और वैसे ये तो अच्छा है 9th लेवल, देखो वर्गमूल निकालना पहले भी आता है, और 9th क्लास में संख्या पद्धति जो है थोड़ा विस्तृत रूप से इंट्रोड्यूस भी की गई है। और संख्या पद्धति में परिमेय अपरिमेय संख्याओं का वर्णन है, और आगे चल के उनकी जो है ना, जो एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, a⁻m, b⁻n, वो जो क्या बोलते हैं उनको, एक्सपोनेंट्स, उनका जो मल्टीप्लिकेशन वो सारा उसमें है। तो मुझे लगता है कि कक्षा के स्तर का, हाँ घातांक के नियम, तो कक्षा के स्तर का भी है। इसमें प्रीवियस नॉलेज जो वर्गमूल ट्रेडिशनल जो मेथड होता है वो भी सिखाया जाता है।
तो मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। बच्चे ऑप्शन को यूज करके 2 बार मल्टीप्लाई करके भी 0.4 ला सकता है। तो ये इसमें सर मैं तो सहमत हूँ इससे, हर तरह से प्रश्न अच्छा है और अंडरस्टैंडिंग में ही आएगा। बाकी और साथ ही अपना विचार रख सकते हैं। और सर बिल्कुल ये क्वेश्चन है, और इसमें जो आंसर में भी मैंने अधिकतर देखा है कि ऐसे मैं क्लास में बच्चों को देता रहता हूं, तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें ये बच्चा मिसगाइड होता है। इसके जो ऑप्शन में भी अधिकतर मैंने देखा है कि जो, क्योंकि ये 0.4 है, इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन अपना जो है पॉइंट जो सी वाला है 0.6, तो वो ऐसा लगता है कि 0.4 का वर्गमूल 0.6 कैसे आ गया। वो कहीं वो 0.2 लगाएगा, कहीं 0.02 लगाएगा, या ऐसे का मतलब जो 0.6 तो वो दूर दूर तक नहीं सोच पाता कि पॉइंट, क्योंकि वो वर्ग भाग विधि से या वैसे करेगा तो अपन वो कर सकता है, क्योंकि वो 4 के आगे 0 बढ़ाएगा तो 40 हो जाएगा, मतलब 40 यानी 40 मान के चलेंगे तो 6 36, यानी एक स्थान तक 0.6 रहेगा उसका वर्गमूल। तो वो मतलब बड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है। मैंने खुद देखा है, क्योंकि ये टीचरों की ट्रेनिंग भी होती रहती है। अभी यही वाला क्वेश्चन अपनी ट्रेनिंग में मैंने जहाँ पे पीपीटी में यहाँ पे शेयर किया था, तो और मैंने यही वाला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा। अभी जो एक दिन की ट्रेनिंग थी टीचरों की, तो उसमें भी जो मैंने बोर्ड पर लिखा, तो हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इसमें कंफ्यूज हो गए थे। हमने कहा कि एनएस पे अभी ज्यादा जोर चल रहा है कि वो रिवीजन टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लगाएं, तो इस टाइप के मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें लिख दिए थे। इसका वर्गमूल आएगा कितना? इसका वर्गमूल आएगा 0.6। लेकिन यदि उसे सर इसमें सर बस एक चीज मेरे को लग रही है कि ये जो 0.6 लिखा हुआ है सर, अगर इसको सर हम लोग 2 डिजिट में अगर लिख दें तो मुझे लगता है ज्यादा एक्यूरेट इसका आंसर हो सकता है इसमें। तो सर वो तो इसके लगभग का है, क्योंकि इसके अपन 2 डिजिट मतलब कैसा भी लिखेंगे तो अभी एक्यूरेट तो तब भी नहीं आ पाएगा। पर नहीं ठीक बात है सर, एक्यूरेट नहीं आएगा, एक्यूरेट तो नहीं आएगा सर, वो मैं बिल्कुल मान रहा हूं। पर जैसे 0.6 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 0.36 आ जाएगा सर। सर है ना? तो नो डाउट वो 0.4 के करीब है सर, हम लोग समझ रहे हैं इस बात को इसमें इसके प्रश्न के उससे कोई वो नहीं है सर। बस मैं एक यही मतलब अपना आर्गुमेंट रखना चाह रहा हूं कि अगर हम समीक्षा की दृष्टि से देखें तो 0.6 के बदले अगर 0.63 जो अगर इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.63 समथिंग ऐसा आएगा, और 63 के बाद में वो 2 ऐसा करके कुछ इसका रिजल्ट आता है सर। तो अगर एक सेकंड डिजिट भी अगर इसमें आ जाती है तो अगर उस तरीके से भी अगर कोई करना चाहे तो शायद उसको 0.4 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 0.39 के आसपास तक वो पहुंच जाएगा। मेरा ये सजेशन है। जो दूसरी डिजिट ना देने का कारण सिर्फ इसी था कि 0.4 का 0.6 है, तो इसमें डाउट हो जाए कि 0.4 का 0.6 कैसे हो गया। 2 डिजिट दे देंगे तो 2 डिजिट में तो लगभग फिर वो उसके माइंड में बैठ भी जाएगा कि हाँ इसका भाग विधि से वर्गमूल करना, वो 0 बढ़ा के वो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा भी सकता है। लेकिन केवल 1 डिजिट देने का कारण यही है कि वो जिसके दिमाग में कि 0.4 का 0.6 कैसे हो गया। जैसे अगला जो मैंने एक बनाया। हाँ सर। गुप्ता जी मैंने इसके ऑप्शंस पर गौर नहीं किया था, पर मुझे अब तो ये लग रहा है ऑप्शंस को देख के भाई 0.6 जो वर्गमूल है वो 0.36 का है, ना कि 0.4 का है। तो 0.4 और 0.36 दोनों संख्याएं बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। और जो हम 0.6 लिख रहे हैं वो बिल्कुल हमने मतलब टर्मिनेट कर दे रखा है वहां पर उसको। तो मेरा तो ये मानना है कि या तो हमको 0.4 को 0.36 ही लिखना चाहिए, या फिर ऑप्शंस में और सुधार करना चाहिए। नहीं ऐसे तो सर ये पॉइंटों के वास्तविक संख्याओं के दशमलवों के वर्गमूल अपन ने पढ़े हैं, और वो एक्यूरेट तो कभी आते नहीं है। वो भी मतलब इसी दशमलव के 2 स्थानों के स्थानों तक। हाँ सर। तो गुप्ता जी अच्छा एक प्रश्न मैं बनाता हूँ कि मेरा प्रश्न है अब
जो प्रश्न क्रमांक आपने बनाया ना, आप मेरा प्रश्न सुनिए। निम्नलिखित में 0.36 का वर्गमूल होगा, और मैं ऑप्शन से डालता हूँ। तो ये आपका प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न है। क्या इन दोनों प्रश्नों को एक ही माना जाएगा? नहीं, वो आपका एक्यूरेट वर्गमूल हो गया, जैसे आपने अपने पुरानी क्लास में पढ़ा है। अपने इसमें ये कर सकता है कि दशमलव के एक स्थान का क्या लगभग सन्निकट, ऐसा कुछ मतलब अपना इसमें जो चेंजिंग क्वेश्चन में अपन कर सकते हैं। जैसे आप अपना व्यू दें या कुछ में इस पर चर्चा करके इतना अपन वो कर सकते हैं। क्योंकि जब अपन ये क्वेश्चन करते हैं तो अपने 8th में या 9th में अपने देखा है कि जो वास्तविक संख्याओं के भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, और बहुत सारे ऐसे रहते हैं दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध निकालो या दशमलव के 4 स्थानों तक शुद्ध निकालो, तो वो एंड टर्मिनेट होती नहीं है। फिर भी इसको अपन जैसे अपन रूट मेरा वही तो कहना है। नहीं एक्यूरेसी गुप्ता सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लगभग शब्द अगर अपन उपयोग कर सकते हैं, जैसे निम्नलिखित में से 0.4 का वर्गमूल लगभग होगा, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, ऐसा मतलब एक्सप्लोर में, तो जिससे क्या है कि थोड़ा सा और इसकी एक्यूरेसी अपनी क्वेश्चन की अगर आप वो लगभग शब्द भी यूज अगर करते हैं तो भी सर एक बार इस चीज का वो ठीक है सर। वो मुझे लगता है देवेंद्र सर, ये लगभग शब्द यूज करने से भी हम लोग उसके, क्योंकि अगर हम लोग 0.2, 0.4 या 0.02 के वर्ग को अगर अपन देखें तो वो कहीं भी 0.4 के आसपास नहीं होगा, जितना कि करीब 0.6। अरे क्वेश्चन बदल गया क्या? हाँ, तो जितना कि 0.6 का वर्ग 0.4 के करीब होगा। तो अगर वहां लगभग शब्द अगर जोड़ देते हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि फिर वो सही हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन जो है, वो यहाँ लगभग अगर कर दें या यहाँ 0.63 अगर आ जाता है, तो मुझे लगता है, या 0.63 करने की फिर जरूरत नहीं है, फिर वहां पर लगभग शब्द ही जो देने से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम चल जाएगा। हाँ, वही है। नहीं बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र सर, सुदर्शन सर, आप उसको वहां पर अगर लगभग शब्द भी आ जाएगा तो ये प्रश्न जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं है सर उसमें। ये मतलब एक समीक्षा की दृष्टि से ये अपन बात कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं। तो अब अगली अपन इसमें देखें कि अगली स्लाइड में भी इसी से रिलेटेड है। वो भी सिर्फ चर्चा करने के उद्देश्य से वो क्वेश्चन बनाया था। देखो कि 0.9 का सब कुछ सेम है। अब 0.9 का 0.9 ही होगा, वो 0.4 का 0.6 था, यानी उससे ज्यादा था। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा कि 0.9 का 0.9 क्यों है। अब इसके दशमलव के 2 स्थान तक कर देंगे तो फिर तो वो पकड़ लेगा। अब इसको अपन वो लगभग डालना है, वही चीज अपन ने इसको एक्सेप्ट कर ली और इसको अपन ने एक मतलब जो सुझाव है वो मिल गया। लेकिन इसमें जो 0.9 का वर्गमूल है, तो इसमें कंफ्यूज अधिकतर होते हैं कि 0.9 का वर्गमूल 0.9 ही है इसके अंदर, और वो कहीं 0.3 करेंगे, कहीं 0.03 करेंगे, इस प्रकार से वो रहता है। तो उसी उद्देश्य से सर इस क्वेश्चन को भी एक फ्रेम मतलब उसकी फ्रेमिंग तैयार की गई थी सर। इस पे आप जरा देखें और चर्चा करें। उसमें क्वेश्चन, हाँ सर, मतलब अगर यहाँ पर ठीक है सर, मतलब अब ये है कि अपन लोग जो सोच करके प्रश्न बनाते हैं सर, और वो जो बच्चे लोग जिस तरीके से उसको आंसर करते हैं, वो अंतर आ जाता है ना सर उसमें, और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर नो डाउट बहुत से बच्चे जो होंगे वो पहला या दूसरा ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे ज्यादातर, मुझे ऐसा लगता है। जो एकदम से देख करके ही अरे उनको लगेगा अरे हाँ चलो वो 9 हम लोग को दिख रहा है तो 0.3 या 0.03 इसमें कर दो। ये कई बच्चे इसको ऐसा करते हैं सर। जी सर, मैं कुछ कह रहा था। बिल्कुल सर, प्लीज सर। अपन ये क्यों माने कि बच्चा इसको देख के करेगा? कि अपन तो जो टेस्टिंग आप देखते हो के मुताबिक तो ये जानना चाह रहे हैं उससे वर्गमूल करना दशमलव का आता है कि नहीं। यदि दशमलव का वर्गमूल करना यदि आता है उसे, तो ये फिर मैकेनिकल है।
वर्गमूल यदि निकाल सकता है तो निकाल लेगा, जो भी सही होगा वो ऑप्शन में टिक कर देगा। यदि नहीं आता है तो अंदाजे से करेगा तो कुछ भी कर सकता है। जी 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 हाँ सुदर्शन सर, देखिए अनूप सर जो कह रहे हैं। अच्छा देखो, यदि कहीं वो वर्गमूल निकालना उसको आता है तो डायरेक्ट यदि है बिल्कुल डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकता है, उसको सी मतलब उसको रिमेम्बरिंग टाइप का है तो वो उसको अपन उसको मैकेनिकल में डाल सकते हैं। अब वर्गमूल की वो उसको पता है तो वो प्रोसेस को अप्लाई तो करेगा, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग में, यानी वो उसने वर्गमूल की प्रोसेस को अप्लाई किया तो वो रिमेम्बरिंग से तो बढ़ गया, क्योंकि रिमेम्बरिंग में तो वो गलत उस ऑप्शन पे जा रहा था, लेकिन अब वो उसको अप्लाई कर रहा है। तो आपने ये भी तो देखा है कि यदि वो जो चीज उसने सीखी है वो यदि वो चीज उसको अप्लाई करता है, उसको उसको उसकी उसमें समझ है अप्लाई करने में, तो वर्गमूल निकालने की जो मेथड है वो अप्लाई करेगा, तो सर वो मैकेनिकल से तो मेरे हिसाब से तो ऊपर ही रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग में जाना चाहिए। सर आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ सर बोले आप। गुलाटी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मेरी आवाज तो नहीं, मैं अभी कुछ कह नहीं रहा, मैं बोला अनूप सर अच्छा। कुछ इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे, अनूप सर या जितेंद्र सर या देवेंद्र सर, शिव सर, बिसेन सर कुछ इसमें। सिंह सर बताए सर, तो आप भी थोड़ा सा अपना व्यू इसमें करें। बिसेन सर तो फिर अपन आगे बढ़े, और इसमें कैसा क्या है, एक उसमें जो सुझाव है एक वो तो मिल गया, लेकिन सर आगे बढ़ जाते तो सर आप संजय सर आप थोड़ा सा इसके बारे में हाँ मेरे ख्याल से सर देखिए ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है, और नॉर्मली बच्चे लोग ये ऐसा समझते हैं, ये भी एक बार बच्चों के समझ में रहता है कि कोई संख्या का वर्गमूल जो है वो उस संख्या से छोटा होता है, ये भी ऑनलाइन कई बार बच्चों के दिमाग में रहता थोड़ा सा है, केयर अपने करना पड़ेगा, देख करना पड़ेगा बराबर। तो अच्छा हो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो खर्च अपना यहाँ ठीक है। तो मुझे लगता है प्रतीक अब और एक और हमारे जो साथी हैं उनके क्वेश्चंस भी ले लेते हैं हम लोग। सर आई थिंक ये एक बाकी है। ओके ये एक बचा है, अच्छा ठीक है ओके। हाँ सर, इसमें तो ये एक क्वेश्चन था अभी जो बेसलाइन टेस्ट में भी ये वाला क्वेश्चन उसमें रखा था, तो सिर्फ ये रखने का एक ये कारण था क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट भी कंफ्यूज थे, तो ये क्वेश्चन क्योंकि ये एक जो वैसे तो अंडर जो मैकेनिकल स्तर का ये वाला क्वेश्चन कि उसके मतलब समझ जो है रिमेम्बरिंग में के है प्रश्न छात्र को संख्या पद्धति से समझ है कि नहीं है, क्योंकि जो 1 है संख्या 1 वो निम्न में से कौन सा कहा सकता है कि एक भाज्य है या अभाज्य है, या भाज्य और अभाज्य दोनों हैं, या ना भाज्य है ना अभाज्य। तो ये 1 के बारे में है, क्योंकि वो वैसे जानते तो उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन केवल पर्टिकुलर 1 के उसमें मैंने देखा कि वो उनको जो पुरानी क्लासों की ये वाली चीज, क्योंकि वो उसमें बेसलाइन टेस्ट में ये दिया था, तो मेरे पास बहुत से अपने साथियों के भी तो फोन आए इसको क्लियर करने के लिए, और कुछ हमारे जो स्टूडेंट का वो देखा उनके ऑप्शन, तो उन्होंने भी उसको थोड़ा सा वो किया, तो इस पे जो इसीलिए जो किया है फोकस कि जी थोड़ा सा सबकी नजरों में आ जाए, और जो बाकी का क्वेश्चन तो एक मतलब तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ए बी सी में कौन सा ऑप्शन ज्यादा बच्चों ने सेलेक्ट किया सर, या डी कितने लोगों ने सेलेक्ट किया था सर?
अधिकतर बच्चों ने सी वाला किया था कि वो भाज्य और अभाज्य दोनों को वो कह रहे थे कि ये वन है ना वो भाज्य भी है और अभाज्य भी है, दोनों है। इस प्रकार से तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज वो हो रहे थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने इसमें किया कि वो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन हो जाए और वो समझ में आ जाए कि सब स्टूडेंट मतलब अधिकतर, क्योंकि अपन क्वेश्चन छात्रों के उद्देश्य से ही क्रिएट करते हैं और उस पर थोड़ी सी वैसा होता है कि जी वन के बारे में जी रिमेम्बरिंग में कोई इसमें ज्यादा सॉल्व भी नहीं है, वैसा है वो नहीं तो नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये तो एक जानकारी है। जब हम लोग कक्षा, मुझे लगता है कक्षा 6 में जब हम लोग इस पे बात करते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर्स के ऊपर जब बात करना शुरू करते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं सर उसके अंदर में। और उससे पहले भी ये बात होती है क्या सर? मतलब चौथी पांचवी में भी ये क्या बात कर पाते हैं क्या इसके बारे में, कि नहीं करते हैं? एनसीईआरटी के नजरिए से मैं कक्षा 6 की बात कर रहा हूं सर। एनसीईआरटी में जो भाज्य संख्या की बात और भाज्य संख्या या उसकी जो प्रॉपर्टीज की जो बात की गई है, वो कक्षा 6 में की गई है और काफी विस्तार से की गई है उसके अंदर में, उस बुक के अंदर में। तो ये बच्चों को जानकारी तो अपन देते ही हैं कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है, और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो मतलब सम संख्या है, उसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। जब ये सारी बातें जब हम लोग करते हैं तो वहां पर एक की बात जरूर आती है कि भाई एक क्या है। जब बाकी को अपन 2 की बात कर रहे हैं तो एक क्या है, तो वहां हम लोग बताते ही हैं ये जो डी ऑप्शन दिया गया है कि ना तो वो भाज्य है ना ही वो अभाज्य है। तो मैं इंटरेस्टिंग इसलिए मुझे लग रहा है सर कि ये जो आपने जैसे बताया कि ज्यादातर बच्चों ने सी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, तो डी भी बच्चों ने सेलेक्ट किया सर, या बहुत कम बच्चों ने लिया उसको? अगर कुछ ने किया है, कुछ ने ऐसे, और डी भी कुछ लोगों ने तो खैर डी भी किया है, ऐसा नहीं क्या मतलब है, लेकिन बता रहा हूँ कि अधिकतर ने सी होगा तो ए, मतलब ए बी सी डी तो चारों ने, मतलब ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है कि जिसने मतलब ए बिल्कुल भी ना किया हो, ए पे भी किया है, उसको भाज्य माना है, किसी ने उसको अभाज्य माना है, किसी ने दोनों, ऐसा मतलब सब का है। लेकिन अधिकतर जो मतलब रिस्पॉन्स वो मिला वो सी पे ज्यादा मिला, और बाकी के कुछ लोगों ने तो डी भी सही किया है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा अपने लिए रिस्पांस है सर कि हम लोग इन चीज को एड्रेस करना, मुझे लगता है अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है कि जिस स्तर पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वहां तक ये टीचर्स तक पहुंचे। जब भी इस प्रकार की ट्रेनिंग हो तो इसके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आप वहां पर दिखा सकते हैं सर बच्चों के, कि भाई 100 बच्चों में से जो है 30 बच्चों ने डी को दिया, मतलब 30% बच्चे जो हैं इस कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हैं कि एक संख्या जो है वो क्या है। तो ये एक अच्छा वो है सर, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो हमारे जो समीक्षा के जो बिंदु हैं, जिन पॉइंटर्स हैं, उसमें ये एक पॉइंट भी है कि क्या वो बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बाहर निकाल रहा है क्या। ये भी एक अच्छा उसमें समीक्षा का बिंदु है। तो ये जो रिजल्ट आप बता रहे हैं, ये एक अच्छा उससे पॉइंटर जो है निकल के आ रहा है। बाकी अगर लैंग्वेज की दृष्टि से अगर देखें तो ठीक है सर, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे ये लिखा हुआ है संख्या 1 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो ABCD में जो 1 आगे लिखा हुआ है अंक में, उसको शायद हम लोग अवॉइड कर सकते हैं लिखना, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है संख्या 1 के बारे में। तो यह एक अभाज्य संख्या, यह एक भाज्य संख्या है, यह अभाज्य है, या इस तरीके से हम लोग जो है उसको लिख सकते हैं। ये 1 1 1 1 जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको शायद हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अपने इस विकल्प से। सर मतलब ऐसा कि संख्या 1 के लिए तो वो हो गया, तो ये एक भाज्य है, एक अभाज्य है, भाज्य अभाज्य दोनों है, इस प्रकार से। हाँ, तो वन जी को जी अपन जी 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 जी, हाँ हाँ, ये चीज जो है मतलब उससे ये होगा कि हमारा जो विकल्प है वो भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। और दूसरा एक और चीज जो हम लोगों ने देखी है अपने समीक्षा के बिंदुओं में, कि जो विकल्प होने चाहिए वो लंबाई के बढ़ते क्रम में लिखते हैं नॉर्मली। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर में। ठीक है। और अगर आप लोग कुछ और इसमें जोड़ना चाहें सर, आप लोग जितेंद्र सर, विसेन सर, अनूप सर, तो इसमें अपनी बात भी रख सकते हैं।
तो सर मेरे ख्याल से कोई इसमें अब बोलना नहीं चाहता, तो अपन आगे बढ़े और अपने और साथियों के क्वेश्चनों पे अपन देखते हैं कि क्या वैसे विचार जरूरत के नहीं है, साथ। प्रश्न अच्छा है, संशोधन की इसमें कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, अपने परिपूर्ण कर रहा है, मापदंड को पूर्ण कर रहा है ये सब्जेक्ट। साहू सर। देवेंद्र सर ना? हाँ चलिए। देवेंद्र सर, यस। हेलो जी सर, ये यस सर। प्रश्न आगे आ जाए तो उस पर अपन डिस्कस करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिया है वो ये है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण उसके आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आधार लंब से 1 सेंटीमीटर कम हो तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो ये इसमें अब आप लोगों के ही विचार जानना चाहूंगा कि प्रश्न मेरा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्रश्न, तो आप समीक्षा हेतु आमंत्रित हैं और अपने अपने विचार रख सकते हैं। जितेंद्र सर। यदि आधार जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों के विचारों का सर। प्रश्न तो अच्छा बना है, प्रश्न जो बना है ये हमारे पास से समझ और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस पर ही है। जहाँ तक मेरी समझ में तो इसको एप्लीकेशन बेस पर रखना पड़ेगा मुझे। जी बिसेन सर। ठीक है, जी प्रश्न ठीक है और एप्लीकेशन बेस पर हो सकता है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा और साथ में ये संबंध लगाना पड़ेगा कि कम है एक अधिक है। जी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के उसमें एज्यूम करना होगा लंब को, आधार को, कर्ण को किसी एक भुजा को x मान के बाकी की तीनों भुजाएं, बाकी की अन्य 2 भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। दिए हुए निर्देश जो है प्रश्न में उनसे x के ही फॉर्म में, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के x का मान आएगा और x का मान आने के बाद कर्ण की लंबाई निकलेगी। इस प्रकार से प्रश्न है। इसमें भी वही इक्वेशन बनेगी, मतलब जो जैसे अपने उस पहले उसमें था एक्स स्क्वायर माइनस 4x टाइप का, तो एक x 0 आएगा यदि अपन x मानते हैं तो वो की लंबाई है तो उसको अमान्य कर देंगे और बाकी के x इक्वल 4 इसका एक आंसर आ जाएगा। जी 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 जी। तो वही है, कक्षा 10th के लिए रखा है द्विघात समीकरण के अंतर्गत। सर इसमें जो 2-3 चीजें जो अपने को और ऐड करनी चाहिए ना, वो मतलब टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्ट, लर्निंग आउटकम जो इसके हैं, और क्लास, ये भी चीज अगर इसमें रहेगी ना बिल्कुल, तो नेक्स्ट टाइम से सर बिल्कुल हाँ सर, उसको हाँ मॉडिफाई बिल्कुल, करेंगे। थैंक यू। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। देवेंद्र सर, ये एक ही क्वेश्चन था आपका? जी जी, मेरा एक ही प्रश्न था सर। अब आगे के प्रश्न लेना होगा किसी के हो तो। आई थिंक बिसेन सर का पीपीटी है क्या था? मैं प्रेजेंट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो
कैसे मतलब साथियों कैसा आप लोगों को फील हो रहा है सर? अभी मुझे लग रहा है कि चीजें और थोड़ी सी क्लैरिटी की तरफ बढ़ रही हैं सर, हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, जितना कल से जो बात हो रही है। जी सर। जी सर। थोड़ा सा और मुझे लग रहा है कि एक बार क्लियर। और आप लोग जब अपने अपने प्रश्नों को अब आप देखे जाएंगे, अब आप जो प्रश्न बनाएंगे भी, तो उसमें भी मुझे लगता है कि आप लोगों को और थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती जाएगी अब करने के लिए। और जो आप लोगों ने जो प्रश्न बनाए हैं सर अभी जो LAS सिस्टम पर, तो मेरे को लगता है सर एक बार उन प्रश्नों को एक बार कभी रिविजिट कीजिए सर। और अगर आपको लगता है कि अपन ने जो आज और कल जो 2 दिन अपनी बातें हुई हैं उनके आधार पर अगर उनमें कोई छोटे मोटे भी बदलाव अगर आपको करने हैं तो प्लीज उनको कीजिए अपने स्तर पर। और बाकी उनके जो रिव्यू हैं वो तो होना ही है सर, रिव्यू होना है और उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अगर लगता है कि अपने स्तर पर आप लोग कोई एक छोटा सा रिव्यू कर सकते हैं उसका, तो वो भी आप लोग जरूर कीजिए सर उसमें, है ना? एक्चुअली सर जी सर वो LAC पर मैंने लगभग 80 क्वेश्चंस डाले थे और उसमें मैंने मतलब जो अप्रूवर के लिए सेंड करना था वो आपको सेंड किए हुए हैं। तो चूंकि उसमें अभी तक कुछ आया नहीं था तो मुझे यहाँ से मतलब किसी ने सजेस्ट किया EI की टीम में से ही किसी मेंबर ने कि मैं उनको फिर से उनके मार्गदर्शन में उनको फिर से रिव्यू कर रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 80 तक मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूँ सर। और उनको जो अभी जो ट्रेनिंग से सीखने को मिल रहा है वो लोग सजेस्ट करते और भी मॉडिफाई करता जा रहा हूँ सर। सर आप बिल्कुल करते जाइए सर। वो मेरे पास में आया हुआ है सर, लेकिन मैं किन्हीं कारणों से नहीं कर पाया था। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा एक दो दिन, मार्गदर्शन यहाँ से मिल गया मुझे जी। हाँ, 1-2 दिन अभी मुझे और थोड़ा सा समय देंगे सर, फिर मैं उसको जो है ना मैं एक एक हाँ करके सभी के जी जी जो नहीं क्वेश्चन नहीं हैं सर मैं उनमें जो भी अपनी प्रतिक्रिया होगी मैं जरूर दूंगा सर, है जी। ना? ठीक है सर, मुझे यहाँ चलिए। और अन्य साथियों से अच्छा सुझाव मिल गया था तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ सर। अगला सुरेंद्र सर का प्रश्न है। विशेन सर, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है? ये अंत में है, समांतर श्रेणी का प्रश्न है सर, चौथे लास्ट स्लाइड। ओके। जी सर यही प्रश्न है। ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है सर, जिसमें समांतर श्रेणी के nth टर्म्स और n पदों के योगफल आधारित एक मैंने केवल सूत्र को लिखा है दोनों को कि n पदों के योगफल का सूत्र क्या होगा। तो उसमें 4 मैंने ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा इधर ऑप्शन को थोड़ा कहीं निगेटिव साइन चेंज करके कहीं ए को चेंज करके। तो इस प्रश्न पर आप लोगों को कुछ इसमें आगे कहना है, इस समीक्षा पर इस प्रश्न की। हेलो, कोई भी सर, अनूप सर, विशेन सर, देवेंद्र सर, सुदर्शन सर। ये प्रश्न सीधे सीधे सूत्र पर है। हाँ सूत्र पर आधारित है, तो इसको मैकेनिकल में रखना चाहिए क्या? यदि उसे सूत्र याद है। हाँ जी 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 सर, हाँ इसको अंडरस्टैंडिंग हो गया है, हाँ मैकेनिकल में होना चाहिए था सर। हाँ सर, वही मैं सोच रहा था क्या इसमें तो वो सर अब साथी ने अपने बिल्कुल उस पर हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूले पे डायरेक्ट बेस्ड है सर। केवल फार्मूले की समझ के लिए है बस। हाँ तो जी अपना मैकेनिकल में चला जाएगा। जी जी सर। और कहीं भाषा या उसके विकल्प पर भाषा और विकल्प अच्छे हैं सर, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, अपन बनाते चले आए हैं। जी जी भाषा और विकल्प, उसमें विकल्पों में तो कोई त्रुटि नहीं है।
जी जी बस थोड़ा सा ये कि हमको लिखने का पैटर्न है, जी ये भी जी हम लोग से भूल होती, लिख नहीं पाते हैं। n/2 के साथ वो इंटू में जी, आना वो चाहिए था, a वो प्लस m है, वो अपने से वो नहीं बनता है टेक्निकल सर, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी अपन थोड़े आती है परेशान होते हैं उसमें, जी, है ना। वो वो टेक्निकल अपने से प्रॉब्लम कुछ आती ही है लिखते नहीं आता अपने को, ये वाला चीज। जी जी बाकी अच्छे बने क्वेश्चंस के, ऑप्शन भी अच्छे हैं सर इसमें। सर इसमें बस एक चीज कर लें सर, जी ये जो जैसे यहाँ जो आपने लिखा है ना, जैसे आपने लिखा प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, उनके जी n पदों का योग, तो जी यहाँ पर एक ब्रैकेट में अगर SN लिख दें कि जी जी n पदों का योग SN ब्रैकेट के अंदर में होगा, जी तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि SN जो है हम लोग n पदों के योग के लिए उपयोग कर रहे हैं। जी बाकी तो तो योग मुझे की लगता जगह है योगफल लिख सकते हैं क्या, n पदों का योगफल SN, हाँ तो हाँ 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 ठीक है सर, ठीक है, योगफल ठीक है ना सर, हाँ लिख लो योगफल वैसा, कर दें उनको, n बिल्कुल पदों का बिल्कुल, योगफल और हाँ ब्रैकेट में SN डाल दीजिएगा और कुछ नहीं। SN जी कर दिया जाए। और फिर सर विकल्प में से ऐसा हटा भी सकते हैं, SN इक्वल टू हटा भी सकते वैसा भी हो सकता है हाँ, सर, वहां से वो भी हो जी सकता है। जब वहाँ वहाँ एसन हो जाएगा तो फिर यहाँ से एसन को हटा सकते हैं SN को हटा देंगे। वो भी एक हो सकता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। और हाँ ये जरूर है कि ये जो प्रश्न है वो अपन अंडरस्टैंडिंग में ना डाल करके मैकेनिकल उसमें डाल देंगे, मैकेनिकल मैकेनिकल में आ जाएगा। मैकेनिकल वाली श्रेणी में रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो इसके कहना चाहिए जो भाषा में भाषा भी ठीक है, कहीं भी अभी तक जितने भी हम लोगों ने प्रश्न देखे, खासकर गणित में ऐसा कोई संभावना बहुत कम होती है किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोवर्शियल जब चीजें तो नॉर्मली गणित में नहीं मिल पाती, जो कई बार भाषा में या जो इतिहास वगैरह के जो प्रश्नों में कई बार हो जाता है, ऐसा यहाँ कोई वो नहीं है। और ठीक है सर, ये बहुत